हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है विद्युत रसायन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। और बच्चों, आप लोग आखिरी तक देखिएगा। आज की इस क्लास में यदि आप लोग पूरा ध्यान से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको इस टॉपिक को कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है उतना ही मैं आपको लिखाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है बच्चों, है ना, उसके लिए एक अन्य अर्ध सेल की जरूरत पड़ती है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। थोड़ा सा समय दीजिए। जैसे मैं बात करता हूं कि आपका इलेक्ट्रोड विभव है क्या। यदि प्यारे बच्चों एक पात्र में एक हम क्या कर लें, विलयन ले लें। जैसे ले लेते हैं जिंक सल्फेट। देखिएगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि मुझे पहले बेस तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका जिंक सल्फेट है। क्या है बच्चों? जिंक सल्फेट। क्या है? जिंक सल्फेट। इसका विलयन है। अब इस विलयन में मैं क्या करता हूं, जिंक का ही एक छड़ लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं बच्चों? जिंक का एक छड़ लगा देता हूं। ये जिंक का ही छड़ है आपका। किसका है बच्चों? जिंक का। जिंक का छड़। अब ये क्या बना बताओ? ये जो आपका बन गया ये अर्ध सेल है। क्या है बच्चों? अर्ध सेल। क्या बन गया? अर्ध सेल। अर्ध सेल बन गया। अब इस अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो एक सिंगल अर्ध सेल से हम इलेक्ट्रोड विभव नहीं निकाल सकते। चलिए, ये अर्ध सेल कैसे कहलाया? देखो बच्चों, जैसे ही हमने जिंक और जिंक सल्फेट के विलयन को संपर्क में रखा तो इस पे ऑक्सीकरण की क्रिया हुई। जिंक जो है ये सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन जैसे इसको विलयन में डुबाया जाता बच्चों तो जिंक का एक प्रगुण है, ये 2 पॉजिटिव में बदलता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे देता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसका मतलब यहां पे जो अभिक्रिया हुई वो कौन सी अभिक्रिया हुई बच्चा लोग? वो हुई ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया हुई प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये जो आपका बना एक अर्ध सेल बन चुका है। अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है? देखो, जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Zn2 पॉजिटिव क्या होता है? जिंक है, इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Zn2 पॉजिटिव हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो Zn2 पॉजिटिव जो आयन है ये विलयन में चला गया। कहां चला गया बच्चों? विलयन में। यानी ये जो आपका क्षण डूबा हुआ है इसके चारों ओर Zn2 पॉजिटिव एकत्रित हो गया। यानी यहां पे जो विलयन बना उसमें क्या, कौन सा आयन? धन आयन हो गया। और इलेक्ट्रॉन पर बच्चों निगेटिव आयन आकर के जमा हो गया। मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज आ गया है। कौन सा चार्ज आ गया है? निगेटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, यहां पर विपरीत आवेश है तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ विभवांतर होगा कि नहीं होगा? यानी इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश और इलेक्ट्रोड के चारों ओर जो धनावेश है इसके बीच जो विभवांतर है, एक प्रकार की जो ऊर्जा निहित हुई है, यानी जो Zn ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो कुछ न कुछ ऊर्जा निहित हुई है, तभी तो Zn2 पॉजिटिव है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑक्सीकरण विभव क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, क्षमता, पावर, ऊर्जा, एनर्जी, वही तो इलेक्ट्रोड विभव है। तो इसके अंदर इसके बीच और ये विभवांतर है क्या? एक प्रकार का कार्य है, एक प्रकार कार्य ही ऊर्जा है। कुल मिलाकर के बच्चों इन आयनों के बीच एक ऊर्जा संहित हो गई है, मतलब एक निहित हो गई है, ऊर्जा स्थापित हो गई है। इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ इसमें एनर्जी है। उसी ताकत, उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रोड विभव की संज्ञा देते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड विभव हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही बारीकी से समझाया था, इसलिए मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, आप लोग यदि क्रम से वीडियोस देखते हैं तो मजा आएगा। शिव सर का एक बार प्लेलिस्ट विजिट करो, मजा आएगा। तो आप लोगों ने क्या समझा कि यदि मैं मान लो किसी धातु के छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबा देता हूं तो बच्चों धातु के छड़ पर आवेश होता है और विलयन पर आवेश होता है। इन आवेशों के बीच कुछ न कुछ विभवांतर होता बच्चों। इसी विभवांतर को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोड विभव। यानी धातु की छड़ और धातु के आयन, धातु की छड़ और धातु के आयन के बीच जो विभवांतर है बच्चों, इन दोनों के बीच जो विभवांतर है वही आपका इलेक्ट्रोड विभव है। अब इस इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए परिपथ तो पूर्ण हो नहीं रहा है, परिपथ तो पूर्ण हो नहीं रहा है, तो हमें
इसमें कितना इलेक्ट्रोड विभव है, तो इस परिपथ को पूर्ण करने के लिए एक ऐसा अर्ध सेल और हम ले लेते हैं, एक ऐसा अर्ध सेल ले लेते हैं कि जिसका वैल्यू हमें पता हो, जिसका हमें वैल्यू पता हो। मान लीजिए हम यहां पर एक अर्ध सेल ले लेते हैं बच्चों, जिसका वैल्यू हमें पता हो, फिर हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये सेल बन जाएगा, जब इसको हम जोड़ देंगे बच्चों, ये परिपथ को पूर्ण कर देते हैं, तो ये आपका एक सेल बन जाता है। और सेल के लिए है ना ईएमएफ का मान निकाल सकते हैं, विद्युत वाहक बल, वही आपका होता है ई सेल। मतलब सेल का निकालना चाहते हैं बच्चों, तो क्या होता है ई कैथोड, क्या होता है ई कैथोड, क्या होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इस तरीके से फिर इसका हम क्या कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। या इसमें हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, विभव मापी लगा करके कितना वोल्ट है, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो इलेक्ट्रोड विभव है, वो भी गणना कर सकते हैं। तो इस कारण से किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ी। ठीक है बच्चों, क्यों पड़ी? किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए। इसको बनाया कैसे गया है ना, स्टैंडर्ड का मतलब भाई मानक ही है, जिसका वैल्यू लगभग 0 रहता है, ताकि दूसरे का अंतर आसानी से हम निकाल सके। इसको बनाने के लिए एक पात्र लिया गया बच्चों, एक कांच का जैकेट है, पात्र है, ठीक है। इस पात्र में HCl का विलयन है, वो भी 1 मोलर सांद्रण पर। कितने मोलर सांद्रण पर बच्चों? 1 मोलर सांद्रण पर। 1 मोलर सांद्रण पर HCl का विलयन भरते हैं। देखो इस तरीके से आप लोग एग्जाम में भी बनाओगे। ये जो आपने HCl लिया ना बच्चों, इसका जो है सांद्रण है 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब है बच्चों 1 लीटर विलयन में 1 मोल HCl है। HCl का विलयन कैसे बनाएंगे? HCl और H2O को आपस में मिलाएंगे तो आपका एक विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? विलयन बन जाएगा। अब इस विलयन में यदि HCl की मात्रा 1 मोल है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1 मोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मोलर हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो हमने क्या लिया बच्चों? एक पात्र लिया जिसमें HCl 1 मोलर सांद्रण पर है। ठीक है, इसमें एक कांच का जैकेट होता है बच्चों। ठीक है, कांच का जैकेट कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, ताकि इसमें हाइड्रोजन गैस हम प्रवाहित कर सके। ये कांच का जैकेट है, ठीक है, ये कांच का जैकेट है, ठीक। इसके अंदर प्लेटिनम की तार लगी होती है, प्लेटिनम की तार लगी होती है। ये प्लेटिनम की तार है बच्चों, ये प्लेटिनम की तार है। थोड़ी सी इसे मोटी कर लो तो और अच्छा रहे। ये प्लेटिनम की तार है और इस प्लेटिनम की तार में, इस प्लेटिनम की तार में प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक पत्ती लगी रहती है। ये प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक पत्ती लगी हुई है। ठीक है, ये प्लेटिनम की बच्चों, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक पत्ती लगी हुई है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें करते क्या है कि एक वायुमंडलीय दाब पर, यहां पर बच्चों, यहां पर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। यहां पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। वो भी बच्चों 1 ATM पर। कितना ATM पर? 1 ATM पर। मतलब एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस यहां से प्रवाहित होता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस आता है। ठीक है, ये तो पूरे चारों ओर से हाइड्रोजन गैस आएगा। तो कुछ भाग ये प्लेटिनम ब्लैक से लेपित जो प्लेटिनम की पत्ती है, ये कुछ भाग अधिशोषित कर लेता है, और जिसको अधिशोषित नहीं करता वो बुलबुले के रूप में बाहर हो जाता है। वो बुलबुले के रूप में क्या हो जाता है बच्चों? बाहर हो जाता है। अब ये जब अधिशोषित हो जाता है तो एक प्रकार के इसके पास ऐसी क्षमता उत्पन्न होती है, साम्य स्थापित होता है कि इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। मतलब ये कैथोड की भांति और एनोड की भांति दोनों की तरीके से ये कार्य करता है। ये जो मैंने चित्र बनाया ना, इतना ही यदि एग्जाम में बना देते हो बच्चों तो आपका मान लीजिए सब कुछ क्लियर। ये बच्चों कांच का जैकेट है, कांच का जैकेट है। क्या है? कांच का जैकेट है। ठीक, इतना तो बच्चा बता ही सकता है आराम से। ठीक है, ये आपका प्लेटिनम का तार है। क्या है बच्चों? प्लेटिनम का तार, प्लेटिनम का तार। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैंने बताया ना कि इसको यदि मैं इसके साथ जोड़ दूं,
जो इधर आपको नजर आ रहा होगा, ये जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें यहां पे बनाया, ये जो आपको नजर आ रहा है ना बच्चों, इसको यदि मैं इसके साथ जोड़ देता हूं तो डेफिनेट आप लोग कह सकते हो कि सर एक अर्ध सेल दूसरे अर्ध सेल के साथ जुड़ जाता है तो एक प्रकार से वो है ना सेल की तरह कार्य करने लग जाता है, और हम कह सकते हैं कि उसका फिर हम विभव मापी की सहायता से इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। ये कांच का जैकेट है, प्लेटिनम का तार, और ये बच्चों प्लेटिनम की पत्ती, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम की पत्ती है, ठीक। और फिर क्या है बच्चों, नीचे लिख दो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या लिखोगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा, ये इसका अर्थ क्या निकला? देखो भाई, जब इसको 1 मोलर सांद्रण विलयन रखा गया, वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम रखा गया, और इसका वैल्यू देखा गया कि इसका जो भी चाहे इसका चाहिए कैथोड की भांति कार्य करे, चाहिए एनोड की भांति कार्य करे, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है बच्चों, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है इसका शून्य होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको ऐसे तैयार ही किया जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव कितना हो? शून्य हो। इलेक्ट्रोड विभव कितना हो बच्चों? शून्य। इसको ऐसे तैयार ही किया जाता है, इलेक्ट्रोड विभव शून्य। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों यदि यहां पे एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूं कि मुझे जब इसको मैं किसी के साथ जोड़ा तो पूरे सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा उसको हम कैसे निकालते हैं? ई कैथोड या ई एनोड। क्या बच्चों? ई एनोड, ठीक। अब जब हम पोटेंशियोमीटर से मापते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। यदि ये कैथोड की भांति कार्य करता है तो कैथोड की जगह 0 करेंगे और पोटेंशियोमीटर से जो मापे हैं यहां रखेंगे तो अपना वैल्यू निकल कर आ जाएगा। क्योंकि भाई देखो, आप सबको पता है कि जिधर विभव ज्यादा होगी उधर से धारा बहना शुरू होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहती है। तो जब हम बात करते हैं इसका शून्य है और इसके अधिक विभव वाले इलेक्ट्रोड को इसको जोड़ दिए तो उसमें धारा बहना शुरू हो जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धारा मापी हम लगा देते हैं, या वोल्ट मीटर, जैसे हम पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं, विभव मापी, तो इलेक्ट्रोड विभव की भी गणना हो जाती है, ठीक है। अब इसी में देखो, आप लोग मान लीजिए ईएमएफ निकाल रहे हो सेल का, एक का तो 0 है, तो केवल और केवल प्रभाव किसका होगा? दूसरे अर्ध सेल का। जैसे हम बात कर रहे थे कि इस अर्ध सेल का मान हमें निकालना है, इसके साथ हमने उसको जोड़ दिया तो उसका तो ऑलरेडी शून्य है, वो कैथोड की भांति भी कार्य कर सकता है, एनोड की भांति कार्य कर सकता है। अभी आपको समय देना पड़ेगा, अभी अब क्रिया कराऊंगा तब मजा आएगा। वो कैथोड की भांति भी कार्य कर सकता है, एनोड की भांति भी कार्य कर सकता है। तो जब दोनों की तरह कार्य कर सकता है तो चाहे कैथोड की भांति जोड़ो चाहे एनोड की भांति जोड़ो, अर्थात उसका तो शून्य है मान। यदि मैं बात करूं कि ई सेल की बात करता हूं बच्चों, तो आप लोग कहोगे ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो चाहे वो एनोड की भांति कार्य करे चाहे कैथोड की भांति कार्य करे, वो तो शून्य ही रहता है, ठीक है। चलो क्लियर। तो बच्चों कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी। तो ये आप लोग थोड़ा सा डायग्राम देख लो, टेक्नोलॉजी का कमाल है कि कुल मिलाकर के इस तरीके से रहता है। आप लोगों को नजर आ रहा होगा बच्चों कि ये कांच का एक जैकेट, देखो कांच का एक पद, मतलब एक प्रकार से बीकर की नुमा होता है पात्र, ये ऐसा, ठीक है, जैसे ग्लास आपको दिख जाएगा, ठीक। ये बड़ा सा पात्र है, इस पात्र में HCl विलयन भरा हुआ है। कौन सा बच्चों? HCl का विलयन। HCl का विलयन जैसे 1 मोलर सांद्रण है, HCl 1 मोलर सांद्रण, HCl का विलयन मतलब पानी के साथ मिला 1 मोल HCl है, ठीक। फिर बच्चों इसमें कांच का एक जैकेट है, कांच का जैकेट नजर आ रहा है, ये कांच का जैकेट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं बच्चों, एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। अब कुछ हाइड्रोजन गैस जो है ये अधिशोषित कर लेता है, कुछ हाइड्रोजन गैस अधिशोषित कर लेता है, लेकिन जो अधिशोषित नहीं कर पाता वो बुलबुले के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और बच्चों जब अधिशोषित होता है तो साम्य स्थापित हो जाता है, क्योंकि देखो भाई आप सबको पता है कि H2 जो है बच्चों, मान लीजिए सॉलिड है, ये गैस है, ये
ठीक है, अभी गैस है, ये जब बदलेगा बच्चों तो 2H पॉजिटिव में हो जाएगा। अब ये एक्वस के रूप में हो गया और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा इस तरीके से। या कुछ ऐसे भी देखने को मिल जाएगा कि हाइड्रोजन है, गैस है, तो फिर आप लोग इसको कैसे लिखोगे कि H पॉजिटिव हो गया, एक्वस फॉर्म में हो गया, प्लस आप लोग हाफ 1 मिनट इलेक्ट्रॉन निकाल दो। हालांकि ये अपना ठीक रहता है, सबसे बेस्ट यही रहता है ये वाला। ठीक है, तो ये इस तरीके से बच्चों साम्य स्थापित हो जाता है। देखो हम पूरा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा भी आप लोग समय दीजिए। कैसे कैसे हमने क्या क्या लिखा है यहां पर लिखा रहता है। हमारा यही एक आप लोगों को फायदा रहता है कि जो बच्चा साथ में नोट्स बनाना चाहता है तो बढ़िया डायग्राम बनाए, फिर इसको लिखे, फिर अभिक्रिया लिख देगा। ठीक है, और जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है कि सर हम आपका नोट्स लेना चाहते हैं, आपका भी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी टीम में भी मेंबर होंगे, उनका भी हेल्प हो, तो आप लोगों को एक छोटा सा चार्ज देना पड़ेगा, मात्र 100 रुपए। मात्र 100 रुपए मतलब 96 85 29 91 49। ये आपके लिए बच्चों एक छोटा सा चार्ज है, 100 रुपए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक पात्र में 1 मोलर सांद्रण का HCl विलयन होता है। ठीक है सर, इसमें कांच की एक नली डूबी रहती है, उल्टी कांच की नली डूबी रहती है, जिसमें प्लेटिनम का तार की सहायता से एक प्लेटिनम की पत्ती लगी रहती है। देखो जरा, ये कांच की उल्टी नली है जिसमें प्लेटिनम की तार की सहायता से एक प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम की पत्ती लगी रहती है। ठीक है, प्लेटिनम की पत्ती एक चौड़े कांच के बेलनाकार जैकेट में घिरी रहती है। सही है, इस जैकेट के ऊपर से एक छोटा सा छिद्र रहता है, जरा ध्यान दो, ये छोटा सा छिद्र, यहां से ये छोटा सा छिद्र है, जिस छिद्र से हम क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। इस जैकेट में हाइड्रोजन गैस है ना कुछ अंश प्लेटिनम द्वारा अधिशोषित कर लेता है तथा कुछ शेष बुलबुले के रूप में बाहरी जैकेट के छिद्रों से बाहर निकल जाती है। फलस्वरूप अधिशोषित H2 एवं विलयन के बीच एक साम्य स्थापित हो जाता है। साम्य स्थापित का मतलब है भाई हम कुछ आयन बना रहे हैं, कुछ गैस बन रहा है, कुछ आयन बन रहा है, कुछ गैस बन रहा है। साम्य स्थापित का मतलब है कि कुछ H2 आयन के रूप में बदल रहा है, कुछ हाइड्रोजन H2 गैस के रूप में बदल रहा है। जितना जरूरत है अधिशोषित कर लिया और जितना जरूरत नहीं है उसको मार दिया धक्का। क्या कर दिया बच्चों, मार दिया धक्का। ठीक है, अधिशोषित साम्य स्थापित हो जाता है जिसमें निम्न प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो आगे आप लोग लिखोगे बच्चों कि अभिक्रिया इलेक्ट्रोड में अभिक्रिया निम्नानुसार होती है। यहां पर लिखते हैं हम इलेक्ट्रोड में अभिक्रिया निम्नानुसार होती है, निम्नानुसार होती है। मैं आपको पहले भी बताया साम्य स्थापित होती है। जैसे मान लीजिए H2 है बच्चों, ये किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। साम्य का मतलब कुछ आयन बन रहा है, कुछ आयन से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। 2 हाइड्रोजन है बच्चों तो 2H पॉजिटिव हो जाता है, ये आयन के रूप में, इसलिए एक्वस फॉर्म लिख देते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ हाइड्रोजन गैस आयन के रूप में स्थापित हो रहा है और कुछ आयन हाइड्रोजन गैस की। इसलिए तो बच्चों कुछ हाइड्रोजन आयन के रूप में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां पे ऑक्सीकरण होगा तो एनोड की भांति कार्य करेगा। कुछ आयन हाइड्रोजन में परिवर्तन हो रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन बना रहा है, तो वहां पर बच्चों अपचयन हो रहा है। और अपचयन होता है इसका मतलब वहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है अपचयन में बच्चों, तो उसे हम कैथोड कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए थोड़ा सा यहां पर मैं आपको दी इसको इस रूप में, जैसे मान लीजिए प्लेटिनम की ब्लैक पत्ती इसमें लेपित है, तो होता क्या है, थोड़ा सा यहां पर आप देखो कि इसको निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है ना। अभिक्रिया को निम्न रूप में भी लिख सकते हैं। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो। प्लेटिनम पर हमने अधिशोषित कराया, क्या कराया सर, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराया। जैसे मान लीजिए H2 है, हाइड्रोजन गैस हाफ H2 है, यदि गैस है, ठीक है, वो भी कितना बच्चों, 1 ATM पर, 1 वायुमंडलीय दाब पर। तो ये क्या बना, H पॉजिटिव बना। ये सिंगल हाइड्रोजन ही है, H पॉजिटिव हो गया, एक्वस फॉर्म में हो गया। और जब H पॉजिटिव बना होगा बच्चों तो ये किस में गया होगा, 1 मोलर सांद्रण पर।
1 मोलर सांद्रण क्यों? क्योंकि बिलियन में गया तो उसको हम 1 मोलर सांद्रण ही लिखेंगे। एक्वस फॉर्म है लेकिन 1 मोलर सांद्रण है। या प्यारे बच्चों, या ऐसा भी तो हो सकता है सर कि H पॉजिटिव आयन है, एक्वस फॉर्म में है, ठीक, किसमें बच्चों? 1 मोलर सांद्रण बिलियन में है, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर दे? हाइड्रोजन गैस बना दे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बना दे, वो भी 1 एटीएम, 1 वायुमंडलीय दाब पर। तो दोनों प्रोसेस हो सकता है, इसमें दोनों प्रोसेस हो सकता है। ये जो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें दोनों प्रोसेस हो सकता है। इसीलिए तो इसको ऐसा तैयार किया गया है कि मान लीजिए किसी अर्धसेल में ऑक्सीकरण हो रहा है, एनोड की तरह कार्य कर रहा है, तो इसको हम प्रयोग करेंगे कैथोड की तरह। यदि किसी अर्धसेल में बात करें कि कैथोड की तरह वो कार्य कर रहा है, तो इसको हम जोड़ लेंगे एनोड की तरह। मतलब ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। कहीं भी वैल्यू रखेंगे, इसका मान तो रखना 0 ही है, इसका वैल्यू जो है उस 0 ही रखना है। जब हम इसकी वैल्यू करते हैं, बार बार ये एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, एक फार्मूला बार बार बता रहे हैं कि ई सेल, तो इसका फार्मूला क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो प्यारे बच्चों, चाहे आप इसको कैथोड की भांति कार्य कराओ चाहे एनोड की, दोनों तरीके कार्य करता है। यदि अर्धसेल हमारे पास कैसा है उसके आधार पर हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? चलिए, जब क्या होता है कि कैथोड की भांति कार्य करेगा, मान लीजिए, ठीक है, लाइट चली गई बच्चों, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ओवरलोड ना हो। कभी कभी क्या होता है कि इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है तो वीडियो कट जाता है। देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। जब यह एनोड की तरह कार्य करता है तब इस पर ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण बच्चों, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? बड़े प्यार से बताओ। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना। और H2 जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो किस रूप में बदलेगा? तो यहां आप लोग ऐसा लिख सकते हो, H2 जो है वो पहले किस अवस्था में रहता है? गैस अवस्था में रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हमने क्या करा? 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 एटीएम पर हमने इसको करा, तो भाई ये किस रूप में बदल गया? 1 वायुमंडलीय दाब पर है तो ये क्या करता है? 2H पॉजिटिव में हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। हाँ, एक्वस फॉर्म में लिख सकते हो कि ये एक्वस फॉर्म में है। अब क्रिया लिखने का 2 तरीका है, एक इस तरीके से लिख सकते हो, या एक जैसा मैंने अभी आपको यहां पे बताया ये वाला फॉर्म बच्चों, ये पहला जो स्टेप है इसको भी आप लिख सकते हो। तो ये साम्य स्थापित रहता है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होना कि आप सर ऐसे कर दिए। देखो भाई, फिर से बताता हूं, चाहे आप इस प्रकार से लिख सकते हो। और दोनों चीज, ये उत्क्रमणीय है, दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय, तो इस तरीके से। अब जब मान लीजिए ये कैथोड की तरह कार्य करेगा तो आपका H पॉजिटिव ही है, एक्वस फॉर्म में है बच्चों, एक्वस फॉर्म में है, 1 मोलर सांद्रण बिलियन में है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जैसे मान लीजिए इसको मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन हाफ, तो फिर एक काम करता हूं, 2 यहां पे मल्टीप्लाई, 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ये बच्चों H2 गैस बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है? H2 गैस बना लेता है, खत्म। और ये 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 एटीएम। ठीक, इस तरीके से आप अभिक्रिया लिख सकते हो। कुछ भी नहीं है, बार बार वही चीज मैं बता रहा हूं, बार बार वही चीज बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो ना, H2 गैस था, आयन के रूप में साम्य स्थापित होता है कि कुछ हाइड्रोजन गैस जो है आयन के रूप में बदल रहा है, कुछ आयन हाइड्रोजन गैस, इसमें दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। इसलिए तो जब इसको कैथोड की जरूरत हो तो कैथोड की भांति कार्य कर लेते हैं, एनोड की जरूरत हो तो एनोड की भांति कार्य कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक अन्य इलेक्ट्रोड से संपूर्ण सेल बनाता है। मतलब जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक अन्य अर्ध सेल के साथ जोड़ दिया जाता है बच्चों, तो एक सेल बना लेता है जिसका विद्युत वाहक बल है ना, ये आपका विभव मापी से ज्ञात कर लेते हैं, ये मिसप्रिंट है, ज्ञात कर लिया जाता है। इसे ईएमएफ का मान दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का विभव 0 होता है। कहने का मतलब ये मैंने बताया कि आपका एक डायग्राम ये बन गया, जिस भी अर्ध सेल का हमको वैल्यू निकालना है उसके साथ हमने जोड़ दिया और जोड़ करके विभव मापी लगाया और हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट गणना कर ली। वही आपके जिस सेल का भी होगा बच्चों उसका इलेक्ट्रोड विभव होगा। क्लियर? ये हो चुका है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। अब बताओ बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? देखो भाई, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि एकदम बेसिक से एडवांस लेवल, मतलब जो भी एग्जाम में यदि पूछा जाए
आपके मन में याद रहे, बार बार भूलना ना पड़े। इसको मैं 5 मिनट में भी बता देता कि ये बनाओ, ऐसा ऐसा होता है बस, लेकिन वैसे में फिर आपको याद नहीं रहेगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना बच्चों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।